कभी सोचा है कि प्यार से दिया गया एक तोहफा जैसे कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स अनजाने में किसी अपने के लिए टैक्स की एक उलझन बन सकता है। नमस्कार, आज हम इसी छिपे हुए नियम को समझने जा रहे हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स को गिफ्ट करने के साथ आते हैं। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल लोग सिर्फ वसीयत के जरिए ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में ही अपनी संपत्ति अपनों को देना पसंद कर रहे हैं। पर क्या ये उदारता हमेशा उतनी सीधी होती है जितनी दिखती है? तो चलिए सबसे पहले उस शर्त को समझते हैं जो हर फाइनेंशियल गिफ्ट के साथ जुड़ी होती है। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसे जानना बहुत बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। जी हाँ, आजकल लोग अपनी संपत्ति अपने बच्चों या प्रियजनों को विरासत में मिलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि जीते जी ही दे देते हैं। लेकिन इसके नियम अलग हैं और आज हम उन्हीं नियमों को एक एक करके समझेंगे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि टैक्स कानून गिफ्ट देने वाले और पाने वाले दोनों के लिए अलग अलग नियम रखता है। चलिए देखते हैं कैसे। जो तोहफा दे रहा है उनके लिए तो मामला बिल्कुल सीधा है, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जिसे तोहफा मिल रहा है उसके लिए कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। यहां पर सबसे बड़ा रोल आता है रिश्तेदारी का। अगर तोहफा परिवार के इन खास सदस्यों से मिला है, जैसे माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी, तो पाने वाले को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर तोहफा किसी दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो सरकारी लिस्ट में नहीं है, तो फिर एक खास रकम का नियम लागू होता है। और वो जादुई रकम है 50,000 रुपए। अगर किसी को एक साल में अपने सभी गैर रिश्तेदारों से मिले तोहफों की कुल कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो उसे पूरी रकम पर टैक्स देना होगा। जी हाँ, सिर्फ 50,000 से ऊपर की रकम पर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी रकम पर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली टैक्स की गणना तब नहीं होती जब तोहफा मिलता है, बल्कि तब होती है जब उसे बेचने का फैसला किया जाता है। ये सबसे जरूरी बात है। जब तक गिफ्ट को बेचा नहीं जाता तब तक टैक्स की कोई चिंता नहीं। लेकिन जिस दिन उसे बेचते हैं तो टैक्स की गणना उस तरह से नहीं होती जैसा कोई सोच सकता है। इसे कहते हैं अधिग्रहण की लागत। मान लीजिए किसी के पिता ने 10 साल पहले 100 रुपए में एक शेयर खरीदा था और आज इसकी कीमत 1000 रुपए है। जब वे ये तोहफे में देते हैं तो टैक्स के लिए इसकी लागत 1000 रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए ही मानी जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह होल्डिंग पीरियड यानी संपत्ति को रखने का समय भी तोहफे के साथ आगे बढ़ जाता है। अगर पिता ने वो शेयर 10 साल तक अपने पास रखा तो ये माना जाएगा कि पाने वाले ने भी उसे 10 साल तक रखा है। और इसका सीधा फायदा ये है कि इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो अक्सर कम होता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर ये पता ही ना हो कि तोहफा देने वाले ने वो संपत्ति कब और कितने में खरीदी थी? मतलब अगर पुराने रिकॉर्ड्स खो गए हों तो? अच्छी बात यह है कि टैक्स नियमों में इसके लिए भी साफ साफ रास्ते बताए गए हैं। बहुत पुरानी संपत्तियों के लिए सरकार ने कुछ खास तारीखें तय की हैं जिनके आधार पर लागत तय की जा सकती है। जरा सोचिए, अगर किसी को अपने परदादा के खरीदे हुए शेयर तोहफे में मिले हों तो टैक्स की गणना के लिए ये पता लगाना होगा कि उन्होंने उसे कितने में खरीदा था। ये नियम पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति के लिए बहुत मायने रखता है। तो अब जब हम नियम जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि तोहफा देने का सही तरीका क्या है ताकि सब कुछ आसानी से और बिना किसी कानूनी झंझट के हो जाए। प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले पक्का करें कि देने वाले और पाने वाले दोनों के डीमैट अकाउंट KYC कंप्लायंट है। फिर अपने ब्रोकर के जरिए ट्रांसफर शुरू करें, OTP से कंफर्म करें और बस संपत्ति सीधे पाने वाले के खाते में चली जाएगी। लेकिन आखिरी कदम, वो सबसे महत्वपूर्ण है, दस्तावेजीकरण। देखिए, कागजी कार्रवाई बहुत जरूरी है। एक गिफ्ट डीड जरूर बनवानी चाहिए। ये भविष्य में किसी भी सवाल से बचने के लिए एक कानूनी सबूत की तरह काम करती है। और हाँ, खरीद के असली दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए क्योंकि पाने वाले को भविष्य में टैक्स की गणना के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आखिर में ये याद रखना है कि क्या रिपोर्ट करना है। तोहफा देने वाले को आमतौर पर कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जिसे तोहफा मिला है उसे अपने टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए, भले ही उस पर कोई टैक्स न लग रहा हो। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। तो अब जब सारे नियम पता हैं तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या अपनी संपत्ति को उपहार में देना उसे विरासत में छोड़ने से बेहतर है? सही योजना के साथ ये एक बहुत शक्तिशाली फाइनेंशियल टूल हो सकता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड।
योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।